नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी एमसीक्यू सेशन में आज हम एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 को फोकस करते हुए। इस सीरीज में हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दोज क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई अनअकैडमी। मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से? देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज और मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है या कह सकते हैं एक रीजन है अनअकैडमी से जुड़ने का। अनअकैडमी आपको दे रहा है ना केवल फ्लैट 25% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस, जिसमें आप आरंभ बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 30 मार्च से, साथ में आपको मिल रहा है फुल्ली पेड QEP। व्हाट इज QEP? QEP इज क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। ये उन सभी लर्नर्स को मिलेगा जो 12 महीने या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन में एनरोल करते हैं अनअकैडमी के साथ। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपको फुल्ली पेड मेंस प्रिपरेशन मिलेगी दिल्ली में। यहाँ पर आपका अकोमोडेशन एक्सेट्रा वुड बी टेकन केयर बाय दी टीम बाय अनअकैडमी। यहाँ पर आपका सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। 31 मार्च तक का समय है आपके पास। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। स्टिल हैव 4 days टू गो अगर आप 2024 की तैयारी सिंसियरली करना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। सोशलिस्ट का मतलब क्या है प्रियम्बल में? द गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू मेंटेन अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी. Government should regulate and facilitate the equitable ownership of factors of production to achieve desired socio-economic objectives. सोशलिस्ट समाजवादी का मतलब क्या है? हिंदी में आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 2 बोथ नीदर। सो आंसर हियर इज बोथ आर करेक्ट। हमारा सोशलिज्म इज नॉट एन एक्सट्रीम सोशलिज्म, इट्स नॉट लाइक द कार्ल मार्क्स सोशलिज्म जो कि बात करता है कंप्लीटली इरेडिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म की, विच इज कम्युनलिज्म। अलग लेवल पर चला जाता है, कम्युनिज्म हो जाता है वो। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म इज नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, इट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, जहां पर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, जहां पे इरेडिकेट करने की बात करती है कैपिटलिज्म को और वर्किंग क्लास सुप्रीम हो जाती है, वो नहीं है। इट इन्वॉल्व द नेशनलिज्म ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको स्टेट कम्युनिज्म में यही होता है ना कि बिल्कुल खत्म कर देना सब कुछ, कैपिटलिज्म को बिल्कुल खत्म कर देना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड, इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बारे में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उद्देश्य है पॉवर्टी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीज इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करना। इंडियन सोशलिज्म ब्लेंड है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और गांधी जी की आइडियोलॉजी का, विच लीन हेविली टुवर्ड दी गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल. Laws can be made by both parliament and state legislature to enforce the fundamental rights. कौन सा करेक्ट है यहाँ? 1 2 both neither. हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, तो आंसर हियर इज डी, नन ऑफ देम इज करेक्ट। जहां पर यहाँ पर आपसे पूछा है कि दे आर डायरेक्टली ऑल लिखा है, तो जहां मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, उनको डायरेक्टली एनफोर्स किया जा सकता है। कुछ ऐसी हैं जिनको एनफोर्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड टू गिविंग इफेक्ट टू देम, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को, जो डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का एक्ट जो है ना, या फिर SC ST एट्रोसिटीज अगेंस्ट एट्रोसिटीज एक्ट है। इस तरह के एक्ट लाके इसको इफेक्ट दिया जा सकता है। तो सभी फंडामेंटल राइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती, और इस तरह के जो कानून है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे कानून नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे इन कानूनों में, इसलिए पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर। Constitutional articles that have a bearing on education include Article 30, Article 51A, Article 243. संविधान के वो अनुच्छेद जो शिक्षा के संबंध में बात करते हैं, शिक्षा पर असर डालते हैं, कौन कौन से हैं? 1 and 2, 30 and 51A, only 3, 2 and 3,
ऑल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल। सभी आर्टिकल्स किसी ना किसी तरह से एजुकेशन पर असर डालते हैं। जैसे आर्टिकल 30 की हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 51 है सेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है, जहां पर फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जिम्मेदारी है पेरेंट और गार्जियन की, आखिरी ड्यूटी जो कि बाद में ऐड की गई थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। शिक्षा के संबंध में है। आर्टिकल 243 का जी जो है वो बात करता है पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पंचायत की, विच ऑल्सो कवर्स स्कूल एजुकेशन। शिक्षा को ये भी कवर करता है। Directive principle listed in part 4 of the Constitution contains which of the following? The goals and objectives that we as society should adopt, certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, certain policies that the government should adopt to further citizens welfare. कौन सा यहाँ पर सही है बताना है। 3, 1, 2, 2, 3 all. Directive principles of state policy. Answer is all. डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेनली इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारे होने चाहिए एज सोसाइटी, जो उसको अडॉप्ट करने चाहिए। कुछ ऐसे राइट्स जो अधिकारों की ही राइट्स हैं जो वो एंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी पॉलिसीज जो सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए इन दी गवर्नेंस। ऑल द 3 आर करेक्ट। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of not less than one half of the state, यानी half of the state, 50% of the state? कौन से प्रोविजंस में संविधान संशोधन तभी लागू होगा या पॉसिबल होगा जब राज्य भी उसमें अपनी सहमति देंगे। ठीक है, 50% राज्य। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। कौन सा यहाँ पर कोड सही है बताना है। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1 and 3, 2, 3, 4। विच ऑफ देम इज करेक्ट? तो आंसर इज बी, विच इज 1, 3, 4। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, एक्सक्यूज मी, अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें नहीं आता, उसके लिए जरूरत नहीं है, वो सिंपल लॉ के द्वारा भी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये वो प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय व्यवस्था से रिलेटेड है। और संघीय व्यवस्था में संघीय प्रावधानों में अगर संशोधन किया जाता है तो राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होती है, 50% राज्यों की। ठीक है, इनको अमेंड किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की, और कंसेंट ली जाती है आधे राज्यों की, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, बाय सिंपल मेजोरिटी। तो राज्यों की जो सहमति आएगी, उनके जो लेजिस्लेचर सहमति आएगी वो सिंपल मेजोरिटी से आएगी। पार्लियामेंट बिकॉज अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368, तो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा। जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड किया जाता है। जैसे कौन कौन से जो ऐसे प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है जो फेडरल फीचर में आते हैं, दे आर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन इन द स्टेट्स, एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, वो दी हुई है ना, 3 अनुसूचियां दी हुई हैं, 3 सूची दी हुई है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और कॉन्करेंट लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ये सब संघीय प्रावधान है जिसके संशोधन के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से पारित होने के बाद राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है, 50% राज्यों की, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। Consider the following statements regarding the adjournment motion. Adjournment motion draw the attention to a definite matter of urgent public importance. It involves an element of censure against the government. Rajya Sabha is not permitted to make use of adjournment motion. कौन सा statement correct है यहाँ? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1 and 3. So answer is C, which means all. तीनों ही सही है। एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है, स्थगन प्रस्ताव जो होता है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर, जो एकदम अभी कुछ अर्जेंट मुद्दा है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और उसको लाने के लिए समर्थन चाहिए होता है 50 मेंबर्स का, तभी ये आ सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरप्ट करता है नॉर्मल बिजनेस को, जो चल रहा होता है, जो कार्रवाई चल रही होती है सदन की, उसको इंटरप्ट करके एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। तो इस वजह से सहमति चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है 50 मेंबर्स का, क्योंकि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस तरह इसको लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं निंदा प्रकट करता है सरकार के अगेंस्ट। इस वजह से राज्यसभा में इसको लाना परमिट नहीं किया गया है, इस राज्यसभा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो डिस्कशन होता है एडजॉर्नमेंट मोशन पे शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours 30 minutes। इसका टाइम लिमिट जो दिया है 2.5 घंटा दिया हुआ है, इससे ज्यादा ये नहीं रुक सकता। ठीक है,
Reservation in promotion public posts is a fundamental right. Article 335 recognizes that special measures need to be adopted for considering the claims of SCs and STs in order to bring them to a level playing field. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ? रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है? नो, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि स्टेट्स बाउंड नहीं है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए इन अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, ठीक है। और ये ऐसा कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है रिजर्वेशन के संबंध में। अभी रिसेंटली एक यहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज को लेकर रिजर्वेशन की बात हो रही है कर्नाटका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर ये क्लैरिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर इंडिविजुअल्स विद अ फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया नागरिकों को, इंडिविजुअल्स को, कि वो क्लेम कर सके रिजर्वेशन एज अ फंडामेंटल राइट प्रमोशन के लिए भी, ठीक है। It only empowers the state to make a reservation in matters of appointment and promotion in favor of scheduled caste and scheduled tribes. Only अगर ऐसा लगता है राज्य को यहाँ पर भी अपने ओपिनियन में कि उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली नहीं है इन द सर्विस, तब ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 335 रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल मेजर्स जिनकी आवश्यकता है उनको अडॉप्ट करने की, कंसिडरिंग द क्लेम्स ऑफ SCs STs इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम एट अ लेवल प्लेइंग, इक्विटी लाने के लिए, लेवल फील्ड प्लेइंग पे लाने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए। At the 73rd Amendment Act provides for the reservation of 1/3 seats for women in panchayats at all the 3 levels. 3 लेवल होते हैं ना, 3 स्तरीय पंचायत होती है, district, then intermediary and then local level, village level. The reservation of 33% of seats for women in parliament and state legislature does not require constitutional amendment. Political parties contesting elections can allocate 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बेसिकली महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके बारे में क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड अटेम्प्ट कीजिएगा। 1 and 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3। तो आंसर इज सी हियर। सी का मतलब हुआ 1 and 3 आर करेक्ट। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी में बिना संशोधन के ही अलाउ कर सकती हैं 33% महिलाओं को कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शन, बिल्कुल सही है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 1/3 सीट्स को रिजर्व करता है महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया गया है महिलाओं को अगर दिया जाना है स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इट वुड नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। Consider the following statement regarding part 4 of the Constitution. They are enforceable by courts. The principles laid down in this part are to influence the making of the laws of the state. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे? तो यहाँ पे पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। आंसर इज डी, पहला स्टेटमेंट गलत है। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स are not non-justiciable and they are not legally enforceable also by the court of law for their violation, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि जो भी आइडल्स हैं जो स्टेट को ध्यान में रखने चाहिए जब पॉलिसीज बनानी है, एनाक्ट करने चाहिए लॉज, इसका मतलब ही है कि राज्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि आप इनको ध्यान में रखिए। These are constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. जो भी वो काम करें वो इनको ध्यान में रखते हुए करें। 6 से आर्टिकल 51 तक ये डील करते हैं। Consider the following statement regarding State Election Commission. The State Election Commissioner is appointed by the President. The State Election Commissioner has the status of a judge of High Court. The State Election Commissioner work independently of the Election Commission of India and each has its own sphere of operation. कौन सा statement correct है बता? स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो आंसर इज सी। सी मतलब only 2 and 3 are correct. This is correct and this is correct. No, they are not appointed by the president. They are appointed by the governor. The state election commissioner is appointed by the governor. ये मतलब जो लोकल बॉडीज होती हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन गठन किया जाता है, क्योंकि राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होती है, ठीक है। 243K एंड 243ZA। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके साथ या उसके अधीन होकर काम नहीं करते हैं, इनका अपना स्फेयर ऑफ ऑपरेशन होता है। पावर्स और रिमूवल जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका स्टेटस, सैलरी, अलाउंसेस
वही होता है जैसा कि जज ऑफ हाई कोर्ट का होता है, उनको नहीं रिमूव किया जा सकता एक्सेप्ट इन द मैनर इन विच मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स लाइक द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नाउ consider the following statement regarding no confidence motion. It can be moved only in Lok Sabha or State Assembly as the case may be. It is moved against the entire Council of Ministers and not individual ministers or private ministers. Incorrect statement बताना. 1, 2, both, neither. Answer is D. दोनों ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सही है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ये लोकसभा में या स्टेट असेंबली में लाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ लाया जा रहा है। ये राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं लाया जाता। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, निचले सदन में लाया जाता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को है वो पूरे काउंसिल के अगेंस्ट आता है, किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट नहीं है। ऑलराइट, चलिए। The orders of delimitation commission have the force of law and they cannot be challenged before any court. The orders of delimitation commission are laid before Lok Sabha and the respective states legislative assemblies and the modifications are not permitted. The number of Lok Sabha seats and state assembly seats remains frozen on the basis of 2001 से। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर? तो इसका आंसर इज ए, 1 and 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जहां जो बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो बाउंड्रीज हैं उनको ड्रॉ किया गया है 2001 के सेंसस पे, लेकिन जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं या स्टेट असेंबली सीट्स हैं वो 1971 के बेसिस पे ही फ्रोजन है। उस सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पे सीट्स अलोकेट की गई। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन इज टेकन अंडरटेकन बाय अ हाईली पावरफुल कमीशन। दे आर फॉर्मली नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। इनको परिसीमन आयोग या बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। These bodies are so powerful that it orders has the force of law. बहुत पावरफुल होती हैं, बिल्कुल कानूनी, मतलब इनका जो ऑर्डर होता है has the force of law and they cannot be challenged before any court. और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। कमीशन के जो ऑर्डर हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है एज पर द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस दिन से लागू किया जाएगा। जो कॉपीज होती हैं इनके ऑर्डर्स की वो लोकसभा के समक्ष और जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके समक्ष रेट डाउन की जाती हैं, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। The preamble is a part of the Constitution of India. The preamble has same legal effect as any other part. The preamble reflects the principles of Universal Declaration of Human Rights 1948. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर रिगार्डिंग दी प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर इज, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए एंड देन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आंसर इज सी हियर, विच इज 1 and 3. It does not have the same legal effect. All right. Preamble is neither a source of power to legislature nor prohibition upon powers of legislature. ये नॉन जस्टिसिएबल है और इसके प्रोविजन इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली सिंस इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ। ठीक है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। आर्टिकल 1 और 2 स्टैब्लिश्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो हमने भी इंक्लूड किए हैं। तो बेसिकली इट इंक्लूड्स, हमारा जो प्रियम्बल है वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड और भी बहुत सारी चीजें विच ओवरलैप विद द 1948 डिक्लेरेशन एज सीन इन आर्टिकल 1 to 18 and 21 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो दैट इज इट। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने अटेम्प्ट किए होंगे। दोस्तों आप आरएम बैचेस से जुड़ सकते हैं, 30 मार्च तक का आपके पास समय है। अभी आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, क्यूईपी का फायदा मिल रहा है, जहां पर मेंस की तैयारी आपकी फुल्ली पेड होगी अनअकैडमी के द्वारा, अगर आप 12 महीने या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ठीक है, एनडी लाइफ 10 आपको कोड यूज करना है, एनरोल करके आप पूरे पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 2026 के लिए फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे, सॉरी, जहां पर आपको एनसीईआरटीज कराई जाएंगी। बहुत सारे कोर्स के बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है फॉर ऑल योर सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। एनडी लाइफ 10 आपको कोड यूज करना है। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.